नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज बातचीत करेंगे पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों पर। इतनी जबरदस्त तेजी उसमें देखने को मिली है कि लगातार रोज आप सब सुबह उठते हैं तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हुई पाते हैं। बावजूद इसके कि इंटरनेशनल मार्केट पे प्राइस स्टेबल कर गए हैं, $40-41 के आसपास वो स्टेबल है। वहाँ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं। एक दौर था जब वो जनवरी में अगर आप देखें तो $65-67 थे, वहाँ से गिर के वो $5 इवन $2 तक गए और उसके बाद फिर वो 30 तक आए, फिर अभी 40 के आसपास स्टेबल कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और डीजल की कीमतें आप देखिए, जो पहले पेट्रोल और डीजल के बीच में तकरीबन 8-10 रुपए का डिफरेंस होता था, अब वो नेक एंड नेक और कहीं कहीं डीजल महंगा है। अब इससे दिक्कत ये हो रही है कि डीजल एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, उससे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। आपका ट्रांसपोर्ट प्रभावित होता है, आपकी एग्रीकल्चर प्रभावित होती है, आपकी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ प्रभावित होती हैं, आपका टेलीकॉम सेक्टर प्रभावित होता है क्योंकि टावर वगैरह उससे चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं और ये इन्फ्लेशनरी माना जाता है। इसी पे आज बातचीत करेंगे कि आखिर ये पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों है और इसको सरकार सस्ता क्यों नहीं कर पा रही है और कंपनियां इसे रोज क्यों बढ़ाती हैं। ये ऐसे सवाल है जो आपके मन में होंगे, आज इसी का जवाब लेंगे। परिचय कराएं आपका हमारे मेहमानों से जिनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ होंगे नरेंद्र तनेजा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ तेल क्षेत्र के बड़े विशेषज्ञ हैं और बहुत अधिक जानकारी रखते हैं ऑयल और एनर्जी सेक्टर की, तो उनसे बातचीत करेंगे और यही सवाल हमारा होगा कि ये महंगाई क्यों नहीं रुक रही है। अभय दुबे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आर्थिक विषयों की ये भी जानकार हैं और इनसे भी समझेंगे कि जब इनकी सरकार थी तब क्यों नहीं सस्ता हुआ था। हर्षवर्धन त्रिपाठी और अभय दुबे, दो पत्रकार, सामाजिक रूप से बहुत एक्टिव हमारे साथ लोग हैं जो जनता के बीच में ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएंगे कि इससे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। चर्चा शुरू करूं इससे पहले जो पक्ष विपक्ष के बीच में तकरार चल रही है इसको लेकर के, तो राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्होंने इस बारे में बातचीत करना शुरू किया। तो चलिए एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आगे बातचीत बढ़ाएंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम 22 बार सरकार ने बढ़ाए। 22 बार, एक बार नहीं, 22 बार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। मतलब 22 बार सरकार ने आपको सीधी चोट मारी, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को सीधी चोट मारी। दो तरीके से चोट लगती है। एक तो आपको पता लग जाता है, डायरेक्ट लगती है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में से, आपके जेब में से पैसा निकलता है। आप पेट्रोल भरते हो, पेट्रोल का दाम बढ़ता है और आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। मगर इनडायरेक्ट तरीके से भी आपको चोट लगती है। होता क्या है, पेट्रोल का दाम अर्थव्यवस्था में छुपा होता है, तो जैसे ही पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है, सारा का सारा माल जो भी आप खरीदते हो वो महंगा हो जाता है, तो आपको इनडायरेक्ट भी चोट पड़ती है। इसलिए हमने सरकार से कहा है कि जो आपने पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, इसका आप रोल बैक कीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम कीजिए। देखिए, कच्चे तेल का दाम गिरता ही जा रहा है, ऑल टाइम लो है कच्चे तेल का दाम, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम सबसे ऊंचा है। इसलिए हमने इनसे कहा है कि इसको एकदम कम कीजिए, गरीबों से, मध्यम वर्ग से आप पैसा लेना बंद कीजिए और रोल बैक एकदम कीजिए। राहुल गांधी जी की इस बात का जवाब दिया पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, आइए उनको भी सुनते हैं। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी शायद ये भूल रही है, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या पांडिचेरी हो, उन राज्यों ने भी पिछले 3 महीने में वहां की प्रजा के ऊपर राज्य सरकार की ओर से 5-5 रुपये टैक्स भी लगाई है। तो थोड़ा बहुत अंदाजा आपको हुआ होगा कि टैक्सेस बहुत बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत में, इसलिए ये महंगाई है। मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इसकी जो कंपोजिशन है वो समझ लीजिए, उसके बाद डिबेट शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ग्राफिक दिखाइएगा डायरेक्टर साहब। देखिए, बेसिक कॉस्ट हमने कैलकुलेशन किया है। अगर आप एवरेज $40 के आसपास ब्रेंट क्रूड का प्राइस लेके चलें, जो हमारे लिए बेंचमार्किंग है, तो पेट्रोल की कीमत
25 रुपए लीटर आती है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, तो हमने उसके साथ जोड़ घटाना कर लिया। मोटे तौर पे आप समझिए कि 25 रुपए कीमत आती है पेट्रोल की और 27 रुपए डीजल की। इसमें वो सब इंक्लूड है, क्रूड ऑयल का प्राइस, रिफाइनिंग मार्जिन, मार्केटिंग मार्जिन, ओएमसी का मार्जिन, फ्रेट और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। अब इसमें टैक्सेस जोड़िए आप, सेंट्रल गवर्नमेंट और डीलर कमीशन वगैरह ये सब जोड़िए, तो 33 रुपए जुड़ता है पेट्रोल में और 32 रुपए जुड़ता है डीजल में। जिसमें जो डीलर का कमीशन है वो पेट्रोल में 3 रुपए 60 पैसे है और डीजल में 2 रुपए 53 पैसे। अब ये सब कुछ आप जोड़ दीजिए तो पेट्रोल की कीमत बनती है 61 रुपए 60 पैसे और डीजल की कीमत बनती है 61 रुपए 53 पैसे। अब इसमें खेल इसके आगे बढ़ता है। यहां तक तो आपको मैंने बता दिया, टैक्स जुड़ गए सेंट्रल के, एक्साइज। अब आया वैट जो राज्य सरकारें लगाती हैं। वैट जोड़ दिया गया 18 रुपए 36 पैसे, क्योंकि 30% की दर से वैट लग रहा है। तो दोनों में 18.36 और 18.45 जुड़ के कीमत पहुंच गई आपकी 80 रुपए से 50 पैसे कम पेट्रोल की और 80 रुपए डीजल की। तो आपके बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके का टैक्स कंपोनेंट है। जो एक्चुअल कॉस्ट थी डीजल की 27 रुपए, जिसमें सब कुछ जुड़ा हुआ था, अगर डीलर कमीशन उसमें जोड़ दें, सेंट्रल एक्साइज जोड़ दें, तब भी 60 रुपए होता था, लेकिन ये पहुंचा 80 रुपए में। अब इसमें देखिए आप थोड़ा और समझिए आप कि जिस तरीके से ये टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। एक्साइज ड्यूटी 2014 नवंबर में 9 रुपए 20 पैसे लगती थी पर लीटर पे, फिर 2017 में बढ़ के 21 रुपए 48 पैसे हो गई और उसके बाद अब ये बढ़ के हो गई है 32 रुपए 98 पैसे, 33 रुपए प्रिसाइसली। इस पे और आप जोड़िए वैट की पहले दर थी 20% की जो 2014 में लगती थी, अब वो हो गई है 30%। तो ये है खेल इसका। लेकिन ये खेल क्यों है? क्यों सारा बोझ मध्यम वर्ग के ऊपर डाला जाए? क्यों सारा बोझ इस वजह से डाला जाए कि हमें टैक्स चाहिए? तनेजा जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, एनर्जी सेक्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जो इस समय आप महंगाई देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल में, जस्टिफाई करेंगे आप? नहीं, अच्छा प्रश्न है नीरज जी। आप ये कहें कि जो महंगा है तेल, क्या ये ठीक बात है? ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो क्यों क्या ये तर्कसंगत है? नहीं, मैं तो उसी पे तर्कसंगत है? नहीं, तर्कसंगत तो नहीं है। न्याय संगत है? वो तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अर्थशास्त्र जब आप उठा करके इसका देखते हैं, जो अर्थशास्त्र जिस तरह का ढांचा हमारे देश खेल का बना हुआ है टैक्सेस को लेकर के और कीमतों को लेकर के, अब वो ढांचा जो है वो 50 साल से वही चला आ रहा है, अंग्रेजों के जमाने से दरअसल वही चला आ रहा है। अच्छा, और आप उसमें ये देखें, मैं राहुल जी को सुन रहा था, राहुल जी ने कहा कि 22 दफे जो है वो सरकार ने कीमत बढ़ा दी। राहुल जी को ये नहीं पता, उन्हीं की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन की सरकार ने पेट्रोल और डीजल को डीकंट्रोल करा था। उन्होंने किया था, उनको पता ही नहीं है कि सरकार कीमत ना बढ़ा सकती है ना घटा सकती है। केंद्र सरकार तो अपना सिर्फ एक्साइज बढ़ा सकती है या घटा सकती है, इससे आगे तो कुछ कर नहीं सकती। राज्य सरकारें जो जिनमें उनकी भी शामिल हैं, वो जो है अपने अपने उसी हिसाब से वो भी टैक्सेस बढ़ाते रहते हैं। कीमत क्या होगी ये तय करते हैं जो या तेल की कंपनियां हैं। सरकार की तो दखलंदाजी नहीं है, इन्हीं का फैसला था राहुल जी का, पर उनको पता नहीं है। दूसरी बात, राहुल जी ने एक बात करी कि साहब पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। राहुल जी, पेट्रोल का तो हमने नहीं सुना, डीजल का जरूर सुनते हैं कि इन्फ्लेशनरी कमोडिटी है। लेकिन आज का जो अर्थशास्त्र जिस हिसाब से देश में चल रहा है महंगाई का, महंगाई तो काबू में है, क्योंकि पूरी तरीके जितना डीजल बिकना चाहिए या उसका जो शेयर होता है वो तो है नहीं। डिमांड तो काफी कम है आज की हालत में, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था पे अभी भी जो है कोविड-19 की जो है काफी चपेट में पड़ा हुआ है सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आज की नीरज जी जो पूरा इसका जो ढांचा है, उस ढांचे के अंदर जब तक टैक्सेस में परिवर्तन है। और एक मैं आपको बड़ी अजीब सी बात बताऊं, आपने बड़ी अच्छी तरीके से अभी बताया कि कैसे जो पहले जो है जो चीज होती है बेसिक कीमत पर होती है, उस कीमत पे केंद्र सरकार का एक्साइज लगता है। ठीक है, एक्साइज फिक्स्ड है, वो परसेंटेज नहीं होता। लेकिन राज्य सरकार जो टैक्स लगाती है वो एड वैलोरम होता है, वो प्रतिशत के, और वो किस पे लगता है? बेसिक कीमत पर नहीं लगता। यानी बेसिक कीमत पे जो केंद्र सरकार ने एक्साइज लगाया उसके ऊपर परसेंटेज निकाला जाता है। और महाराष्ट्र सरकार, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार उसके ऊपर और सेस लगा देती है। राजस्थान सरकार रोड सेस लगा देती है उसके ऊपर आगे। और पंजाब सरकार कहती है अगर आप इसको जीएसटी में लेकर के आए तो हम आपको जीने नहीं देंगे। आप मुझे बताइए, जब सारी जो उस तरीके से है तो ढांचा इस तरह का आपका बना हुआ है, जब तक टैक्सेस के ढांचे में परिवर्तन नहीं होंगे, क्योंकि सरकार तो सिर्फ एक्साइज लगाती है, सरकार या कस्टम, बाकी तो कुछ नहीं लगाती। सेस केंद्र सरकार ने भी लगाया है। और ये जो आप बता रहे हैं कि परसेंटेज में नहीं है, लेकिन कितनी बार आपने बढ़ाया गिनती आपको याद होगी। क्यों बढ़ा रहे हैं आप बार बार एक्साइज ड्यूटी? तभी तो बेसिक ड्यूटी पे उसमें बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ा रहे हैं आप बार बार?
मैं आपको जवाब देता हूं। देखिए, आपने ये देखा होगा जब तेल की कीमत $26 पर बैरल ब्रेंट की पहुंच गई थी, उस समय ये थी स्थिति ये बन चुकी थी, जो कंजम्पशन था, तेल की जो मांग थी, वो लगभग 50% कम हो गई थी। डिस्ट्रक्शन हुआ था, यानी टोटल जो रेवेन्यू आ रहा था टैक्सेस का, क्योंकि डिमांड ही आधी नहीं रह गई है, तो जो टैक्सेस आ रहे थे वो टैक्सेस उसी हिसाब से कम हो गए, राज्य सरकारें हो या केंद्र तो दिल्ली वगैरह सरकारें कहते हैं हमारे तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, तो केंद्र सरकार ने एक्साइज इसलिए लगाया कि तमाम, और ये जो एक्साइज नहीं बढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा, सेस था, वो किस चीज का सेस? रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जो तमाम योजनाएं बन रही हैं जिसके लिए सरकार की आय कम हो गई, जिससे वो योजना को ना रोकना पड़े, जो आम आदमी के लिए योजनाएं हैं, वो सेस है, वो एक्साइज के ऊपर सेस का कंपोनेंट, और जिससे की योजनाएं जो लगाई गई वो योजनाएं बरकरार चलती हैं। नहीं तनेजा जी, सेस का कंपोनेंट बहुत है, उसको दोष मत दीजिए। एक्साइज, हमें ये बताइए कि फिर ये डीरेगुलेशन किया क्यों गया था पेट्रोल डीजल का? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, डीरेगुलेशन का मतलब ये है, पहले क्या होता था कि सारी जो चीज होती थी वो सरकार के उस पे आती थी। आज सरकार तो तय नहीं करती तेल की कीमत क्या होगी, ये तो रोजाना तय होती है। और दूसरा, राहुल जी एक जगह और गलत थे। राहुल गांधी जी ये कह रहे थे कि कच्चे तेल की कीमत से तय होती है, उससे तय नहीं होती। डीरेगुलेट क्यों गया राष्ट्रीय बाजार में? जो तनेजा जी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप मुझे बताइए डीरेगुलेशन क्यों किया गया? मैं आपको बताऊं, डीरेगुलेशन क्यों किया गया? आपको बताता हूं। हाँ, नहीं, देखिए, ये प्रश्न वैसे मैं जवाब आपको दे रहा हूं, लेकिन आप गलत जगह पूछ रहे हैं, तो कांग्रेस से पूछना चाहिए। नहीं, मैं पूछूंगा, उनसे ही पूछूंगा उनसे, क्योंकि डीजल आपने किया है। डीजल दोनों को डीकंट्रोल, नहीं दोनों को, नहीं सुन लीजिए नीरज जी, तथ्यों पे जाते हैं। पेट्रोल डीजल दोनों का फैसला एक ही कैबिनेट की मीटिंग में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लिया था, इसलिए जिससे कि जब कीमत ज्यादा हो तो उपभोक्ता को ज्यादा देनी पड़े, जब कीमत कम हो तो उपभोक्ता को कम देनी पड़े। ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ क्या? इंप्लीमेंट किया। कम मिली कीमत क्या? से पूछते हैं, कम कीमत मिली क्या? जवाब दे रहा हूं। देखिए उलझाइए मत। अगर आप हमारी नहीं मैं धीरे जी सुनिए, तनीजा जी सुन लीजिए ना, अभी मुझे कांग्रेस से भी ऐसे ही सवाल पूछने, मैं ये कह रहा हूं, देखिए सुन लीजिए आप 2010 में पेट्रोल डीरेगुलेट कर दिया गया और उसी समय फैसला लिया गया डीजल भी करेंगे, लेकिन डीजल हुआ 2014 में, तो ये आपके सरकार के माथे जाएगा। अब फैसला कहीं भी लिया होगा नहीं। डीरेगुलेशन अगर इसलिए किया गया था कि हमें फायदा मिले, तो हमें कब फायदा मिला आप ये बताइए। मैं आपको, देखिए, उसका सीधा सा देखिए, जो फैसला था, फैसला इसलिए था, जिसका हमने समर्थन किया, वो ये था कि कुल मिलाकर के उसका लाभ जो है उपभोक्ता को मिलना चाहिए। अब ये जब तक के इसके साथ में जो एक बात और हम लोगों ने कही, और उसका कहा गया कि राज्य और केंद्र दोनों टैक्स राशनलाइजेशन करें। टैक्स राशनलाइजेशन का तरीका जो हमने सुझाव दिया और संविधान में संशोधन कर दिया उसके लिए कि जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल को आप लेकर के आइए। विरोध कौन कर रहा है आज भी? सर तनेजा जी, विरोध उसका जो है कांग्रेस की तरफ से। तनेजा जी, ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेस। प्लीज ये मत बोलिए। अभी तो आपकी महाराष्ट्र और राजस्थान मध्य प्रदेश सरकारें चली गई थी, उससे पहले तो वहां भी आपका कब्जा था, फिर आप बता रहे जीएसटी में राज्य विरोध कर रहे थे। नहीं प्लीज यार, ये तर्क जमता नहीं है, सुनने बड़ा अजीब लगता है। नीरज जी सुनिए, देखिए, एक जितने भी जीएसटी काउंसिल में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो एक मत होते हैं। दूसरी एक चीज आप बोल रहे हैं, 6 साल हमारी सरकार जब से आई है, औसत पेट्रोल डीजल की कीमत कितने के बीच में रही है? 60 और 70। आप अपनी रिसर्च टीम से पूछिए, 60 और 70 के बीच में। सर जी, मैं बिल्कुल रिसर्च करके बैठा हूं। जब $40 है, जब $67 आप बता रहे, तब भाव क्या था पेट्रोल डीजल का, और आज $40 तो क्या भाव है? पेट्रोल की कच्चे तेल से आप कंपैरिजन गलत करते हैं। सुनिए ना, अरे तनेजा जी सुनिए ना, सुनिए। आप भरमाने की कोशिश मत कीजिए, मैं दोबारा आपको बताता हूं, लेकिन एक मिनट रुकिए, पहले जरा अभय जी से ही पूछ लें। अभय जी, डीरेगुलेशन यूपीए गवर्नमेंट का ब्रेन चाइल्ड था, पारेख साहब की एक कमेटी बनी, फिर रंगराजन साहब बनी, बहुत सारे सुझाव हुए, फैसला हुआ, और तर्क यह दिया गया था कि कंपनियों की सेहत सुधारनी, क्योंकि वो बहुत फाइनेंशियल दिक्कत में आ जाती हैं और सरकार तेल के कीमत के दाम नहीं तय करेगी। आप लोगों ने एक चीज बनाई, अब मुझे आप ही बताइए कि किसी उपभोक्ता को कब फायदा मिला, फिर मैं बताऊंगा कि कच्चे तेल से क्या रिलेशन है। तनेजा जी आपको बताइए। अभय जी, किस लिए आप लोगों ने डीरेगुलेशन किया था? नीरज जी, पहले तो मैं अपेक्षा करता हूं, लगभग 15 मिनट तक आपने तनेजा जी को समय दिया और मैंने एक शब्द भी नहीं बोला जी। उन्होंने राहुल जी के लिए बड़ी बातें।
मुझको नहीं पता कौन से एनर्जी सेक्टर की डिग्री विग्री इनके पास है, मैं नहीं जानता इनका सर क्या प्लीज पर्सनल मत होइए, कोई पॉइंट पर रहिए सर, पर्सनल मत होइए ना। उन्होंने राहुल गांधी जी के लिए राहुल जी कहा, की क्या डिग्री है? सुनिए ना, राहुल गांधी, अरे सुन भाई, अरे नहीं, सुनो, तनेजा जी, अरे सुनिए, अरे ओ सुनिए, मिस्टर, सुनो आप तमीज से, मत करिए। आप तमीज से सुनिए, पर्सनल मत सुनिए करिए। तमीज से। पर्सनल मत एक एक करके प्लीज, तनेजा जी शांत रहिए, शांत रहिए। आऊंगा, पर्सनल करने पे आऊंगा तो समझ लेना, अभी तुमने राहुल गांधी जी के लिए कहा ना, मैं एक अबे जी मैंने जो सवाल पूछा वो जवाब दीजिए, डीरेगुलेशन क्यों किया गया था ये बताइए। सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए, आपको पूरा समय दिया मुझे। धर्मेंद्र प्रधान जी का एक ट्वीट है, इसकी तारीख है जून 16, 2017। जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस तारीख में प्राइस मैकेनिज्म था पेट्रोल डीजल के भाव तय करने के लिए, उन्होंने कहा डायनामिक प्राइस मैकेनिज्म लेकर आए जो यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी, विश्व का सबसे खूबसूरत। एक महिला ने उस ट्वीट में नीचे इसका एडवांटेज बताइए प्लीज, व्हाट बेनिफिट द कंज्यूमर विल गेट। वो ये बताते हैं कि देखिए इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे, वो सीधा का सीधा हम ट्रांसलेट कर तनेजा जी उपभोक्ताओं में। एक मिनट सुन रहे हैं आप? अबे जी एक मिनट सुनिए, हाँ। सुनिए ना, हाँ। सुनिए। हाँ हमारे समय 1,46,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी का बर्डन था पर एनम। सुन लीजिए, आज 3,34,000 करोड़ रुपए भारत की सरकार टैक्सेस लगा करके ले रही है। मैं आपके डेटा में भी थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, आपने भी एग्जैक्ट डेटा नहीं बताया है। आपने ये बताया था कि आज जो डीजल है वो 19 रुपए, जो क्रूड ऑयल है वो 19 रुपए 34 पैसे पड़ता है अगर रुपी से कैलकुलेट करें, $40 के आसपास। अरे सुनिए ना सर, रिफाइनरी से निकलने के बाद 24 रुपए 62 पैसे तो आपका पेट्रोल पड़ता है और 26 रुपए 0.06 पैसे डीजल की प्राइस पड़ती है। सुनिए ना सर, मोदी सरकार ये जो बात कह रहे हैं ना जीएसटी का, वो समझ लीजिए। जीएसटी काउंसिल में आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा भाई जी। मेरी शिकायत यही उनसे भी थी, मैं सीधे पूछ रहा हूं डीरेगुलेशन आपने क्यों किया, तो मेरा डेटा करेक्ट करने की कोशिश मत करिए सर, मैं दिन भर यही रिसर्च करके बैठा हूं। देखिए चुनौती देता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप मुझे बताइए डीरेगुलेशन क्यों किया गया था। ठीक है, आप अगर ये आप जितने पेट्रोल, सुनिए ना पहले आप अबे जी, आपके सारे पेट्रोलियम मंत्री, चाहे मणिशंकर अय्यर रहे हो, अरे साहब चाहे जो भी रहा हो, सबने ये कहा कि कंज्यूमर को फायदा देने के लिए और सब्सिडी घटाने के लिए किया। मुझे बताइए फायदा कहां हुआ। सुनिए ना 1,46,000 करोड़ रुपए का हमारा सब्सिडी का बर्डन, सब्सिडाइज देते थे तब भी हम $108 पर बैरल था उस समय, जिस समय की आप बात कर रहे हैं, तब भी हमने अप टू सम एक्सटेंट वो ट्रांसफर किया। लेकिन आज ये तो 2017 में पॉलिसी लेके आए। जीएसटी पर एक सच्चाई सुन लीजिए, बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है, आप जानते हैं जीएसटी की 38 काउंसिल की मीटिंग में वोटिंग हुआ है साहब, वोटिंग 20 राज्यों की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की थी, उस वोटिंग में बीजेपी का डोमिनेशन रहा और वो माना गया। आज कांग्रेस पार्टी 10 बार कह चुकी, 2017 से रिकॉर्ड है धर्मेंद्र प्रधान जी का, 2018 के दिसंबर में तो उन्होंने 19 में उन्होंने निर्मला सीतारमण जी पर आरोप लगा दिया कि वो नहीं सुन रही है। मैं कह रहा हूं जीएसटी के दायरे में इसको लेकर। अभय जी सवाल तो दूसरा सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि आपने सब्सिडी बचाई 1,36,000 करोड़, जो भी आप बता रहे हैं। इस समय आपकी सरकारें जहां जहां है वहां क्या है हाल? आप भी दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं ना सर? बहुत अच्छा। आप कैसे अलग हैं उनसे? देखिए ना, क्यों हो रहा है नीरज जी, आखिर ये निर्णय क्यों लेना पड़ा राज्य सरकारों को? मैं बताता हूं, आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सेंट्रल रेवेन्यू शेयर का और सेंट्रल ग्रांट का मेरे अकेले मध्य प्रदेश में मेरी सरकार में जब गया, क्योंकि वहां की इकोनॉमी को मैं देखता था पास से, 14,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने कम दिए मेरे राज्य को। और मोदी सरकार जी की आप अगर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग देख लेंगे तो भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों ने भी उनसे कहा है कोविड के समय, हमको सेंट्रल रेवेन्यू शेयर और ग्रांट का पैसा मोदी जी पर्याप्त नहीं आ रहा है, कम से कम इस समय वो दीजिए तो राज्य सरकारें करेंगी। अभय जी सुन लीजिए ना, मोदी जी 6 साल से लगा रहे हैं। मैं अभय जी आप देखिए क्या है, जनता को ऐसे भरमाइए मत। मान लिया कि जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं, मान लिया, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वहां कम पैसा दिया गया, तो जहां भाजपा वाले वहां ज्यादा दिया गया होगा, लेकिन वहां भी वही हाल है, वहां भी वही हाल है।
ये बहाने मत बनाइए कि टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है इसलिए हम वैट बढ़ा रहे हैं। सच्चाई ये है कि कोई सरकार इंटेंट नहीं कर रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, क्योंकि उनके अपने रेवेन्यू घट रहे हैं इसलिए वो खजाना भर रहे हैं। अब मैं जरा जनता के पास चलता हूं ना, अभय दुबे जी और हर्षवर्धन जी, अरे सुनिए ना सर, पब्लिक व्यू सुन लीजिए ना। नहीं। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब पेट्रोल डीजल डिरेगुलेशन के लिए बड़ी चर्चाएं होती थी, याद होगा आप लोगों को, आज से 8-10 साल पहले, तो यही तर्क दिया जाता था कि जनता को उसका फायदा मिलेगा जब कम ज्यादा होगा और कंपनियों के ऊपर बर्डन खत्म होगा, ये पेट्रोल डीजल का दाम सरकार तय करना नहीं। अब जो तनेजा जी ने एक सवाल किया था, मैं उसको स्पष्ट कर दूं जरा, जनता के बीच में भ्रम नहीं होना चाहिए कि आप कह रहे हैं क्रूड से नहीं तय होती। सर मैं आपको और डिटेल बताता हूं, आप मुझसे तो जानते हैं, मैं खाली रिवाइंड करा रहा हूं। सिंगापुर से तय होती है पेट्रोल की कीमतें और गल्फ से तय होती है डीजल की कीमतें। एट पार प्राइस आप तय करते हैं इंटरनेशनली की, जो विदेश में बिक रहा, अगर इंपोर्ट करके लाए सेम प्राइस पड़ना चाहिए। लेकिन उसी क्रूड के गिरने पे आप टैक्स बढ़ा के अपना रेवेन्यू बढ़ाते हैं, तब नहीं बताते ये, और कंपनियों के ऊपर दोष मत दीजिए। मैं तो करूं, तीनों ओएमसी तो बेचारी हैं, उनको तो सरकार ने मार रखा है, ओएमसी बेचारी क्या करे? उसकी कीमत मैंने आपको बताई, 26 रुपए कीमत आ रही है उसकी, इंक्लूडिंग रिफाइनिंग मार्जिन। तो ये क्रूड से जो आप नाता तोड़ रहे हैं वो मत तोड़िए, जनता को भरमाइए मत प्लीज। हर्षवर्धन, सस्ता मिला था आपको पेट्रोल कभी? $20 पे अभी क्रूड बिक रहा था, मिला सस्ता आपको? नीरज जी, दरअसल असली सवाल यही है, और मैं बस इसको थोड़ा सा और साफ कर दूं, क्योंकि देखिए नेताजी लोग तो साफ होने नहीं देंगे, और इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ सरकारें जनता से वो झूठ भी बोलती हैं जो झूठ नहीं बोलना चाहिए। चाहे मनमोहन सिंह के समय में पेट्रोल की बात हो या अभी डीजल की बात हो, ये डीरेगुलेशन का मतलब यही था कि सुधार का मतलब कि जो भी नुकसान हो वो सीधे सीधे आए, जो फायदा हुआ है। मुझे ध्यान में नहीं आता कि कभी कच्चे तेल की कीमतें गिरी हो तो उसका लाभ हमको या जनता को पेट्रोल पंप पर मिला हो, कभी नहीं मिला। और दुर्भाग्य से चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें, किसी में इतना साहस ही नहीं है कि वो साफ साफ बताएं कि हमारे खजाने में ये कमी है, हमारे पास पैसा नहीं है। और अभी भी जो बहाना ले रही हैं, अभी भी जो जब कांग्रेस के प्रवक्ता बोलेंगे या भाजपा के प्रवक्ता, तो कहेंगे कि ये अभी के लिए है। मार्च के पहले भी क्या जब पेट्रोल डीजल, जब क्रूड कच्चा तेल कम होता था तो किसी को उस अनुपात में कम हुआ? नहीं हुआ। ये ठीक वैसे ही बेईमानी होती है जैसे आरबीआई बैंकों का जो रेपो और रिवर्स रेपो जब घटता है, तो जब वहां घटता है 54 तो यहां घटती है 0.5 या 0.05 या 0.15। ये जो देश में, मतलब मुझे नहीं लगता कि आर्थिक सुधारों की बात बड़े बड़े विद्वान करते हैं, तो इसको साफ साफ बताने से क्यों डरते हैं? अगर आप जनता के जरिए चुनकर आए हैं तो आप अपने ही कैडर को, अपनी ही जनता को जिसने आपको वोट दिया है, उसके साथ ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? और एक जरूरी बात, अभी दोनों प्रवक्ता कह रहे हैं कि जीएसटी हम चाहते हैं, वो चाहते हैं। दरअसल जब टैक्स रिफॉर्म की बात थी तो ये तो बेईमानी है जनता से कि सेंट्रल अलग टैक्स लगाएगा और राज्य अलग टैक्स लगाएंगे। ईमानदारी की बात यह होनी चाहिए कि आज तय कीजिए कि जीएसटी में ये आएगा। भाजपा की ढेर सारे राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है और कांग्रेस की भी सरकार है। ये जनता के साथ झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप कहिए ना कि हमको भी पेट्रोल डीजल पे ज्यादा जरूरत है, जो हमने 20 लाख करोड़ 21 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, उसके लिए हमें 2 लाख करोड़ इसमें से लेना है, 1.5 से 2 लाख करोड़ इधर से निकाला जा रहा है। ये स्पष्टता देने में क्यों सरकारें झूठ बोलती है, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आता। और जो दर्शक के देख रहे हैं उनको साफ साफ समझना चाहिए कि अगर कोई भी नेता आपको इसमें गुणागणित दूसरा बताए तो झूठ बोल रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स आज की डेट में हमारी केंद्र और राज्य सरकारें वसूल रही हैं। अभय जी, सस्ता मिला आपको पेट्रोल डीजल? और ये जो तर्क दे रहे हैं अभय जी और तनेजा जी, आपकी समझ में आ रहा है? कभी नहीं मिला। समझ में आ रहा तर्क? नहीं, कभी नहीं मिला। देखिए नीरज जी जिस तरह आप बहस करा रहे हैं उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। सारी बातें, जब मेरा नंबर आया उससे पहले सारी सही बातें बोली जा चुकी हैं और सारी गलत बातों का खंडन किया जा चुका है। तो मेरे लिए कहने के लिए कोई नई बात नहीं रह गई है अब। लेकिन मैं इसमें एक नया कोड निकाल के आपसे बात करता हूं, वो ये है कि सरकारें बिंदास होकर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाती हैं, अपना खजाना भरती हैं, तो उनकी राजनीति पे उसका असर क्यों नहीं पड़ता? आप देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, यानी सरदार मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उस वक्त जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती थी तो भाजपा आपत्ति करती थी और जबरदस्त रूप से हंगामा होता था। कांग्रेस की सरकार हार गई, लेकिन हम लोगों का विश्लेषण कहता है कि वो इसलिए नहीं हारी क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी थी और भाजपा ने उसके खिलाफ आंदोलन किया था।
अब नरेंद्र मोदी की सरकार 2019 का चुनाव लड़ने से पहले आप देखिए एक ऐसी अवधि आई थी जबकि पेट्रोल और डीजल बहुत तेजी के साथ महंगा हो रहा था। कांग्रेस ज्यादा सक्षम विपक्ष नहीं थी तो वो उसके खिलाफ ज्यादा आंदोलन नहीं कर पाई, लेकिन जनता की जेब पर तो उसका असर पड़ रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी की सरकार चुनाव में नहीं हारी, बल्कि पहले से ज्यादा बेहतर होकर जीत गई। ये तमाम बातें बताती हैं कि पेट्रोल और डीजल के जो दामों में सरकार जो कामधेनु है और जो सरकार उसको दोहती है, उससे जो आर्थिक असर पड़ता है उसके पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन या उसका राजनीतिक प्रभाव उस तरीके से खराब या अच्छा नहीं पड़ता। ये सरकारों ने समझ लिया है, इसलिए वो बिना सोचे समझे, बिना किसी फिक्र के, बिना किसी नुकसान की चिंता किए हुए ये दाम बढ़ाती चली जाती हैं। तनेजा यही बात है क्या? नहीं, इतना आसान होता तो फिर क्या था। देखिए हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था है। मैं जिस समय आपको याद होगा 2013 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय आपके शहर के अंदर नीरज जी 83 रुपए 62 पैसे का तेल मिला करता था, एक लीटर पेट्रोल मिलता था। और उसके बाद तमाम सारी कंपनियों की अंडर रिकवरीज लाखों में थी, लाखों करोड़ों के अंदर थी अंडर रिकवरीज, मतलब वो पैसा जो सरकार को भी देना था। आज अंडर रिकवरी की नजर आपको आती है? कोई नजर नहीं आती। इन कंपनियों का स्वास्थ्य खराब नजर आता है क्योंकि सरकार ने चूस लिया, ऐसा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन जो टैक्स स्ट्रक्चर, ये बात सच है कि हमारी पूरा जो ढांचा स्वतंत्रता के बाद से चला आ रहा है वो टैक्स इस तरह का है कि एक्साइज जो है, सुन लीजिए नीरज जी, आखिरी लाइन, हमारे टैक्स जो ढांचा है कि एक्साइज लगभग 50%, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, या देवगौड़ा जी की आ गई हो, या आई के गुजराल साहब की आ गई हो, वो लगभग 50% टैक्स जो है एक्साइज वहां से आता है। और राज्य सरकारों के 3 बड़े साधन है भाई, स्टैंप ड्यूटी से कमाते हैं, वो शराब से कमाते हैं और तेल से कमाते हैं। ज्यादातर राज्यों की यही हालत है। अब इसमें जो ये टैक्सेस के स्ट्रक्चर को चेंज करना, ये जब तक नहीं होगा, ये इस पे पॉलिटिकल कमोडिटी है, पॉलिटिकल कमोडिटी करेगा। अच्छा, हम उस पे कर नहीं, अब बहुत देखिए, अब उस पे प्रश्न यही आता है, जब तक इसके अंदर नहीं सुन तनेजा जी, ये पहले बीच में एक सवाल पूछ लें। आपने एक तर्क दिया कि कंपनियों के अंडर रिकवरी है, मुझे आप जरा बताइए कौन सी ओएमसी की वित्तीय हालत बहुत बढ़िया है, फिर मैं आपको डेट के आंकड़े दूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि 40 साल पुरानी रिफाइनरी है, $1.5 से ज्यादा जीआरएम नहीं आता है। कौन सी कंपनी बहुत अच्छी बन गई सर, आप मुझे बताइए प्लीज। नहीं, आप विशाखापट्टनम रिफाइनरी की बात कर रहे हैं। कितना जीआरएम? विशाखापट्टनम रिफाइनरी का उसका बिल्कुल आपने जो जीआरएम कोड किया, दरअसल उससे भी कम हो जाता है। फिर उसकी वजह यह है कि उसका अपग्रेडेशन टाइम पे नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पैसे नहीं दे सकते। नहीं, एग्जैक्टली। अब वो जो है, अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे उनका जीआरएम बढ़ रहा है। 2000 क्योंकि हमने सिंगापुर बेंचमार्क को तो बीट नहीं कर पाते हैं, सिंगापुर बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं सर। 2010 से 2020 हो गया, 10 साल में फाइनेंशियल स्थिति सुधरी नहीं, वो तर्क नहीं कर रहा है जी। नीरज जी देखिए, जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा, आपने उनको पैसा ही नहीं दिया, आपने उनको जो है एक दूसरी सोच चलाया, उनको ना स्वायत्तता दी, ना आपने कुछ करा। सरकार की कंपनियां, जो पब्लिक की कंपनियों को आपने भिखारी बना के रख दिया। ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे नहीं क्या स्वायत्तता, उनको किस बात की स्वायत्तता? ऐसा नहीं है ना, आप इसको नोटिस क्यों नहीं करें नीरज जी कि जब से हम सत्ता में आए हैं 60-70 के बीच में रखा है, 83-84 नहीं रखा जो कांग्रेस के जमाने में था। अरे सर प्लीज, वो उस समय $108 का क्रूड भी था, उस समय $108 का क्रूड भी था सर, उस समय $108 का क्रूड भी था। अभय जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अभय जी ये शुरुआत सर तनेजा सुनिए एक मिनट, आप ही ने लोगों ने शुरू की थी ना, तो आपकी कंपनी की हालत ठीक हुई ना, ग्राहक को फायदा हो रहा है ना, आपका बहुत टैक्स कलेक्शन, आप लोग बहुत बार टैक्स कलेक्शन जरा उसके भी आंकड़े आपको सामने रख देता हूं कि जो आप बता रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट हो रहा है सर। 2014-15 में जीडीपी का 9.98% टैक्स कलेक्शन था, जो कि बढ़ के मैक्सिमम गया है 11.22 17-18 में, और इस समय गिर के यानी 18-19 में गिर के फिर से 9.88 हो गया है। तो कौन सा टैक्स कलेक्शन आपने बहुत बढ़ा लिया? अभय जी ये सब शुरू आप लोगों ने किया था ना, मुझे बताइए कहां सुधार किया आपने? हमको फायदा दे दिया, अभय जी को सस्ता दिलवा दिया, कंपनी बहुत फ्लॉरिश कर गई, क्या कर लिया इससे मुझे बताइए? और ये डिरेगुलेशन क्यों किया गया था, बताइए अभय जी बताइए। देखिए अभी आप ही ने खुद ने व्याख्या की कि कांग्रेस के टाइम $107-108। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, अब सुनिए ना, सस्ता है फिर। मेरी बात सुन लीजिए। आपने डेटा बताया है ₹9.20 डीजल का एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल का।
लेकिन 3 रुपए 46 पैसे था कांग्रेस की सरकार के समय जी। डीजल पर, जो मोदी जी ने बढ़ाकर 31 रुपए 83 पैसे कर दिया डीजल पर। पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसे से 32 रुपए 98 पैसे। अब इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ स्टडी की एक रिपोर्ट का मैं छोटा सा हवाला देता हूं। उसमें आपने जिस बात से शुरू किया था कि किसानों को क्या फर्क पड़ता है, आम नागरिकों को क्या फर्क पड़ता है, उस पर मैं प्रकाश डालता हूं। उसने ये बताया कि हिंदुस्तान में ग्रॉस इरिगेटेड एरिया जो है उसका 30% डीजल पंप से इरिगेशन हिंदुस्तान में होता है, और ये बताया कि प्रति एकड़, उस बड़ा डिटेलिंग की है, वो इतना टाइम नहीं है, लेकिन प्रति एकड़ धान की फसल के लिए उसकी सोइंग से लेके मंडी में बेचने तक 100 लीटर डीजल धान पर खर्च होता है, 84 रुपए 84 लीटर गेहूं पर खर्च होता है। तो उसने कॉस्ट कैलकुलेशन किया कि लगभग 1400 से 1500 रुपए प्रति एकड़ किसान की कॉस्ट इन दिनों बढ़ गई है, जब आपने ये 14-15 रुपए पेट्रोल डीजल पर 12 से 15 रुपए बढ़ा दिए अलग अलग राज्यों में। सर दूसरी बात, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है मोदी जी से कि मोदी जी 65% फ्यूल से अफेक्टेड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। फ्यूल कॉस्ट बिल्कुल सही कहा आपने। सारा का सारा हमको ट्रांसफर। तो आज हाथ जोड़कर प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी से कि जब आपके धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये कहा था, आज क्यों मुंह चुराते हैं, वो कहे ना, वो राज्य सरकारों के अभय जी, मैं दोहरा देता हूं सवाल फिर आपसे। हाथ जोड़ के प्रार्थना है महाराष्ट्र सरकार से, पंजाब सरकार से, राजस्थान सरकार से कि वो वैट कम करें। जो मजबूरी उनकी है वही मजबूरी केंद्र बता रहा है। अच्छा बताइए, इन क्यों नहीं कम कर रहे हैं? 6 सालों में 820% वेट बढ़ा दिया क्या राज्य सरकारों ने? इन 6 सालों में 258% वेट पेट्रोल पर बढ़ा दिया क्या सर जी। मोदी जी पूरा पैसा उनका दे दीजिए, हक का, मैं विश्वास। अरे सुनिए ना सर, अगली काउंसिल की मीटिंग में ले आइए, सुनिए ना सर। अरे अभय जी में राजस्थान, पंजाब, पुदुचेरी, अभय जी तरफ से आश्वस्त प्लीज आप सुन तो लीजिए। एक पेड़ पर 2014 में 20% की ड्यूटी थी, बढ़ते बढ़ते अब 30% वैट हो गया सर। 50% वैट आपने बढ़ा दिया। मैंने कहा ना, तो मैं तो वही कह रहा हूं ना सर, जो आप मजबूरी गिना रहे हैं वही मजबूरी तनेजा जी भी गिना रहे हैं, लेकिन हम पिस रहे हैं इसमें। अब इस जो अभी आप गिना रहे थे ना रिपरकशन, अभय जी सुन लीजिए, बड़ा सीरियस सवाल है। जो बात आपने अभी रखी दरअसल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसानों का बड़ा पोर्शन डीजल से चलता है, ट्रांसपोर्ट की ऑपरेटिंग कॉस्ट 60% डीजल से है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज नेफ्था और डीजल से चलती हैं, और ऐसे समय में तनेजा जी जब रीओपनिंग कर रहे हैं हम, अनलॉक 1.0 अभी 2 दिन में अनलॉक 2.0 आएगा, उस समय हम डीजल को महंगा कर रहे हैं। आप इसके फॉलोआउट समझ रहे हैं हर्षवर्धन? आप भी थोड़ी इकोनॉमिक्स समझ गए होंगे अब तक सुन के। ये हम कर रहे हैं कि रीओपनिंग के समय हम डीजल महंगा कर रहे हैं जब हमको सबसे ज्यादा जरूरत है। और तनेजा जी प्लीज सस्ते का तर्क मत दीजिएगा कि महंगाई नहीं है। मुझे एक सामान बताइए जो बहुत सस्ता हो गया हो पिछले कुछ वर्षों में। भाई ये हर्षवर्धन सवाल है, तनेजा आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन बताइए, कुछ मिला सस्ता आपको? क्या सब्जी उब्जी मिलती है सस्ती खूब? नीरज दरअसल नीरज जी, ये जो आपने बड़ी अच्छी बात कही, और मैं तो इस पे कई चीज़ों में देख रहा हूँ, और मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि 15 अगस्त तक ट्रेनें क्यों बंद कर दी, जब आप अनलॉक 1 के आखिरी में आ गए। 2 दिन बाद ये खत्म हो जाएगी, 1 ही दिन बाद खत्म हो जाएगा, और अब आप डीजल भी महंगा हो जाएगा, तो उन इंडस्ट्रीज के लिए तो मुसीबत आप वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन एक जरूरी बात जो मैं कहना यहाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभय जी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन उसमें एक कैच है। अभय दुबे जी ने कहा कि चूंकि इससे चुनाव तय नहीं होते, इससे कोई सरकार हारती नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि महंगाई के मुद्दे पर सरकारें खूब हारती जीतती हैं, लेकिन संकट कहां है? राहुल गांधी और जो कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि निवेदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री से। अब सवाल यह है कि क्या ये प्रभावी नहीं होता, इफेक्टिव नहीं होता कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये हमारे 5 मुख्यमंत्री हैं, जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले कह रहे हैं कि हम जीएसटी में पेट्रोलियम को लाना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि चूंकि सेंट्रल टैक्स में से भी 42% हमको राज्यों के हिस्से के तौर पर मिलता है, इसलिए हमने जो ये वैट बढ़ाया है इसको हम पुराने स्तर पर ले आते हैं, और हम इसमें जो राज्य कर सकेगा हम इस वायरस से लड़ाई भी लड़ेंगे और लोगों को सस्ता पेट्रोल डीजल देंगे, क्योंकि अभी जरूरत है। असल मुश्किल यहां है, मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए नेता लोग बेईमानी कर रहे हैं, आप कोई भी हो, ये बेईमानी जब तक करेंगे तब तक आप उसका सही सामाजिक प्रभाव नहीं पकड़ पाते हैं। ये झूठ जब बोलते रहेंगे, जब
निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने बढ़ाया हुआ है, राज्य सरकारों ने बढ़ाया, तो दोनों अपना बैलेंस कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं मिलता, जनता को इससे कोई फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। नीरज जी एक 10 सेकंड 10 सेकंड लीजिए, ब्रेक लेना। 10 सेकंड बोलिए, ब्रेक लेना मुझे। देखिए ये जो बात है, बार बार सभी राज्यों ने, मैंने खुद ने प्रेजेंटेशन दिया है, पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन हमारे राज्य की तरफ से। ये जो कहते हैं ना 42% डिवोल्यूशन, मैंने कैलकुलेट करके बताया है सिंह साहब को, जो हमारे कमीशन आया था, कि 32% जो पिछला था उससे भी कम इफेक्टिवली मिला है मध्य प्रदेश को। बाकी राज्यों की भी यही शिकायत है। अभय जी, मैं इसको मान के एक सवाल आपसे पहले कर चुका हूं कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको कम मिला होगा, बीजेपी राज्यों को ज्यादा मिला होगा, उसके बावजूद कहीं कोई फर्क मेरी जिंदगी में नहीं पड़ा। मुझे कोई मतलब नहीं सर कि आपके टैक्सेस की रेवेन्यूज कितनी है। मैं सुनिए ना सर, तनेजा जी की बात से सहमत हूं। तनेजा जी और अभय जी, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। अरे ब्रेक लेना मेरे को, सर ब्रेक के बाद आके तनेजा जी आप दे रहे हैं। आप तो अभय दुबे को ही सुना रहे हैं। नहीं सुनिए सर, ब्रेक के बाद आते हैं आपसे। अभी एक और सवाल आपसे है। हम भी तो कोई बात कहेंगे। हाँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ सर, सवाल सुन लीजिए। अरे तनेजा जी सुनिए ना, आप वो ऑयल की तो बात नहीं कर रहे। तनेजा जी, मध्य प्रदेश वो मैं इनको जवाब दे रहा हूँ। अरे आप सवाल सुनिए ना, तनेजा जी सुनिए। देखिए ऐसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, सच्चाई छुप नहीं सकती। एक और सवाल सुन लीजिए, जवाब सोचिएगा, मैं ब्रेक लूंगा। तनेजा जी, हाँ मैं मौका दूंगा, मौका देता हूं, तो आप मुझे कहानी सुनाने लगते हैं कि यहाँ ऐसा वहां वैसा है। सुनिए, नहीं मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आऊंगा। तो एक सवाल और है, तनेजा जी थोड़ा शांत हो जाइए, सुन लीजिए सवाल। दर्शक देख रहे हैं आपको करोड़ों। एक काम और हुआ है, वो भी देख रहे हैं कि आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे। एथेनॉल जो है मिलाया जाता है पेट्रोल में, और वो एथेनॉल की कीमत और पेट्रोल की कीमत और उसके ऊपर टैक्स जोड़िए घटाइए। सवाल जवाब ब्रेक के बाद लेंगे, लौट के आते हैं। अभी तनेजा जी आपसे ही आएंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ी हैं, क्या रीज़न है उसके, और इस पे सरकार का तर्क क्या है। तनेजा जी आपके पास आता हूँ, एक सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद आप बोलिए। हम लोग पेट्रोल में ब्लेंड करते हैं इथेनॉल का, सरकार कहती है कि 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है। इथेनॉल की इस समय कीमत है 47 रुपये 89 पैसे। तो अगर आप 30 लीटर की पेट्रोल टंकी अपनी कार की भराते हैं तो उसमें से 3 लीटर एथेनॉल होता है, 27 लीटर पेट्रोल होता है। एवरेज निकाल लीजिए आप। अब उसकी कीमत है 47 रुपये 89 पैसे। उस पर भी आप जोड़ के मुझसे 80 रुपये चार्ज कर लेते हैं, और प्लस जो टैक्स लगाते हैं वो भी उसी 47 पे, उसी 80 के भाव से लगा लेते हैं। सर ये भी तो नाजायज है। नीरज जी मैं आपको सारा बताऊं तो आप कहेंगे कहानियां सुनाते हैं। नहीं कहानी नहीं मानते, दर्शक तथ्य मानते हैं उसको। दर्शक तथ्य मानते हैं। और आपका चैनल भी मुझसे पेट्रोलियम में डिस्कस करता रहता है, और चैनल भी करता है। कहानियां ही समझ लिया, लेकिन दर्शक तथ्य समझते हैं। तथ्य ये, आपने कहानी सुनाई कि 10% अक्रॉस द बोर्ड मिलाया जाता है, ऐसा नहीं होता। आज हमारे देश में 5 मिलियन बैरल्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। दुनिया के तीसरे बड़े उपभोक्ता पेट्रोल डीजल के हैं। 6 साल में हमारा कंजम्पशन जो है उसके अंदर जबरदस्त बढ़ोतरी आई है, अर्थव्यवस्था क्योंकि हमारी का विस्तार हो चुका है। और दूसरी बात हम उसके अंदर, और साथ में हमने जो आज जो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं वो आज हम यूरोपियन स्टैंडर्ड जो BS6 उसका प्रयोग कर रहे हैं। उसके लिए सरकार को एडिशनल खर्चा देना पड़ा हुआ है, और जिसका खर्चा जिसका जो पैसा है वो उपभोक्ता से आज भी नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि हम अब जो फ्यूल आ रही है वो यूरो स्टैंडर्ड 6 या भारत स्टैंडर्ड 6 पर पहुंच चुकी है। आप इस सब में खर्चा होता है नीरज जी। और केंद्र सरकार जो बात है, देखिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तो एक्साइज तक सीमित है। एक्साइज को लेके आप हमको दोष देना चाहे जरूर दीजिए, हम आपको बता देंगे हम उसका प्रयोग आम आदमी के लिए करते हैं, अभय दुबे जैसे धनाढ़ लोगों के लिए नहीं करते, या राहुल जी जैसे बिलियनियर्स के लिए नहीं करते, गरीब आदमी के लिए करते हैं। उसके लिए पुल बन रहे हैं, उसको LPG फ्री दे रहे हैं, आज मुफ्त में हम उसको LPG दे रहे हैं। वो ये कहना कि सारा गांव का किसान 100% डीजल पे चलता है, कुछ भारत के बारे में पता ही नहीं। अरे आज बिजली जो है गांव बिजली पहुंची है, बिजली से भी हो रही है, सौर ऊर्जा से भी सिंचाई हो रही है। ये पता नहीं राहुल गांधी किस भारत की बात करते हैं। तीसरी बात समझिए, आप उसको कहानी कहिए। तीसरी बात यह है कि जब डिसेंट्रलाइज करा गया है तो कंपनियों को ऑटोनॉमी जेन्युइनली दी गई है। सरकार रोजाना मुरली देवरा जी की तरह इंटरवीन नहीं करती है, क्योंकि मुरली देवरा जी को क्यों पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाया गया था मैं टीवी पर नहीं बता सकता। लेकिन आप दूसरा समझने का प्रयास ये करिए
आज की जो स्थिति है 31% रेवेन्यू जो टैक्सेस का है वो कोविड के चलते हुए केंद्र सरकार का भी कम हुआ है, तमाम राज्य सरकारों का भी कम हुआ है। मैं समझता हूं चाहे वो कांग्रेस की हो, मैं उनकी जो परेशानी है उनको मैं अर्थशास्त्र के समझने के नाते मैं उसको समझ रहा हूं, लेकिन इस पे लेकर के साथ में ये कहना कि साथ में साहब ये जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है जैसे महंगाई हो, ये गलत है कहना। ये दिखाता है कि इस पे आप राजनीति कर रहे हैं, चीन पे राजनीति, हर चीज पे राजनीति आप कर रहे हैं। आज देश पे 3C का हमला है धीरज जी, 3C का हमला है देश के ऊपर। हाँ। कोरोना वायरस का हमला हो रहा है देश पे, देश महामारी से लड़ रहा है। तीसरा C चाइना है जिसने देश पे हमला बोल रखा है, और तीसरा C कांग्रेस है जिसने देश पे हमला बोल रखा है। वही बात बोलती है जो चाइना बोलता है। आप अंदाज लगाइए जिस समय हम 3C से महायुद्ध लड़ रहे हो, जिसमें तीसरा C कांग्रेस है, उस समय आपको पैसे भी चाहिए, आपको जो ये भी देखना है कि जो गरीब आदमी जो है वो ना पिस जाए। धनाढ़ लोग अवैध दुबे जैसी तो किसी तरह रह लेंगे, राहुल गांधी जैसे रह लेंगे बिलियन, लेकिन आम आदमी की चिंता कौन करेगा? वो हमारी सरकार कर रही है, और हम इसको करेंगे डंके की चोट पे करेंगे। जी ठीक। आम आदमी की चिंता हम डंके की चोट पे करेंगे। सर बोल लिया ना। अब मैं अभय दुबे जी के पास जाऊंगा, बहुत देर से नहीं हूं। मैं सिर्फ इसमें ये कहना चाहता हूं कि फिर तो आप ये कह सकते हैं कि वो डिरेगुलेशन का कोई मतलब नहीं है, हमको जैसे मन हम वैसे तय करेंगे प्राइस। आप ये बार बार कह रहे हैं कंपनियां तय कर रही। सब बेचारी कंपनियों को क्यों दोष देते हैं? वो तो उनके करने न करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बताइए, लास्ट टाइम हमने एक्साइज का बढ़ाया, लास्ट टाइम एक्साइज का बढ़ाया, आप सुनिए ना, उसके बाद से सरकार ने कुछ किया नहीं। आप सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, सवाल नहीं सुनता, आप बीच में बोल लेते हैं। आप मुझे बताइए कि मैं ही जज हूं, मैं ही मुजरिम हूं, मैं ही वकील हूं, मैं ही प्रमोटर हूं, मैं ही सरकार हूं, और मैं ही तय करूंगा प्राइस। तो सर ये तो फिर वही बात हो गई ना, फिर काहे की डिरेगुलेशन है? टैक्स तय करके मैं कीमत बढ़ा लूंगा, टैक्स तय बढ़ा के कीमत बढ़ा लेते हैं ना, तो फिर कंपनियों के पास क्या बचा? अबे दुबे जी नहीं सर, छोड़िए ना उसमें, ये आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, ये फाइनेंस की जो जगलरी आप चल रही है ये आप मुझसे ज्यादा समझते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कंपनियां कौन प्रमोटर है? गवर्नमेंट। टैक्स कौन बढ़ा रहा है? गवर्नमेंट। प्राइस कौन तय कर रहा है? सब कंपनी। कंपनी कौन है? गवर्नमेंट। तो फिर कहां फर्क पड़ रहा है हमारे जीवन में? हम तो मान के चल रहे हैं कि अभी भी एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस है, तय होता है सरकार से कि इतने में डीजल पेट्रोल बिकेगा। रोज सुबह उठ के बेमतलब में लोग देखते हैं। अबे दुबे जी, अब इसका थोड़ा सा एक दूसरा पहलू भी है। बड़ी आलोचना हम कर रहे हैं, लेकिन इसका एक पहलू ये है कि जो टैक्स कलेक्शन का मैंने आंकड़ा दिखाया बड़ा जेन्युइन है, कि जो पहले जीडीपी जो टैक्स कलेक्शन था 2014-15 में, वही अब 18-19 में आ गया 9.5-10% के आसपास। तो जो इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स चल, जबकि अमाउंट में बहुत फर्क है सर, एक 46,000 करोड़ था, अभी एक 2.25 लाख करोड़ है, लेकिन परसेंटेज में अभी भी बहुत कम है क्योंकि साइज बहुत बड़ा हो गया इकोनॉमी का। तो जो बहुत सारे खर्चे हैं सरकार के, जो उसमें मनरेगा भी चल रहा है, सस्ता गेहूं भी बिक रहा है, 2 रुपए किलो गेहूं बिकता है, तब कोई नहीं पूछता कि पेट्रोल 80 रुपए किलो क्यों है। तब तो 2 रुपए किलो की बजाय 60 रुपए किलो गेहूं बिकना चाहिए, या चावल 50 रुपए किलो बिकना चाहिए। पॉइंट यहां पे है कि सारी सरकारें वही करती हैं, लेकिन फेस सेविंग के लिए कहते हैं नहीं हम तो नहीं कर रहे, सब कंपनी कर रही है। मेरा सवाल ये। अबे दुबे जी, धीरज जी, अभी तनैया जी ने एक बड़ी गहरी बात कही, देखने में भले ही गहरी न लगे, लेकिन मैंने उसमें से कुछ गहरे मतलब निकाले हैं। उन्होंने कहा कि जब हम 31% एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं तो उससे जो हमें पैसा मिलता है उससे हम गरीबों की मदद करते हैं। अब आप देखिए, ये लोकतंत्र का एक दुष्चक्र है, और ये दुष्चक्र सभी सरकारें चलाती हैं। मैं किसी एक सरकार के ऊपर, किसी एक पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं कि पहले तो आप महंगाई बढ़ाकर या बुनियादी चीजें जैसे कि तेल है उसको महंगा करके जनता को सांसत में डालिए, और जनता जब सांसत में पड़ जाए तो जनता नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर जो 20% के हाउस होल्ड हैं, 20% के घर हैं, उनको हम लोकोपकारी योजनाओं के जरिए राहत देंगे, और इसके जरिए हम सरकार के लिए जनता से हमदर्दी बटोरेंगे। ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है कि पहले महंगाई बढ़ाई जाती है, महंगाई बढ़ने से जनता दिक्कत में आती है, और जनता जब दिक्कत में आती है तो उसको कुछ राहत देकर सरकार उससे हमदर्दी ले लेती है, जबकि महंगाई बढ़ाने में भी सरकार का हाथ होता है। तो ये राजनीति शास्त्रियों का काम है कि वो इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर गौर से सोचें। मैं अपनी संस्था में भी इस बात को रखूंगा कि ये सब जो हो रहा है, इसका कुल मिलाकर लोकतंत्र पर, लोकतांत्रिक गोलबंदी पर, चुनाव के नतीजों के ऊपर, और पार्टी और नेताओं की लोकप्रियता के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। जी, लेकिन इसमें दुबे जी एक चीज है ये कि सरकार के पास अपनी आमदनी का सोर्स क्या है, और
यही है सब चीज जहां से टैक्स कलेक्शन हो जाता है, और ये इसमें बड़ा क्लीन होता है एकदम, मतलब बिना लाग लपेट के आपने बेचा और इतना टैक्स घर पे। तो जो सरकार ने इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई हैं, तो उन योजनाओं के लिए पैसा भी तो चाहिए ना हमें, वो पैसा यहीं से आएगा। देखिए इसमें एक सोशियो इकोनॉमिक ऑडिट ये होना चाहिए कि सरकार की जो आमदनी है और उस आमदनी के कौन कौन से सोर्स हैं और उस आमदनी का कितना पैसा किस चीज के ऊपर खर्च हो रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, अधिसंरचनात्मक चीजों पर खर्चा हो रहा है, तो उसका किरदार अलग तरह का है। अगर लोगों को आर्थिक रियायत देने पर खर्च हो रहा है तो उसका किरदार अलग तरीके का है। तो ये देखना पड़ेगा कि जो सरकार की आमदनी है वो सरकार की आमदनी किन मदों में खर्च हो रही है, और यह बात है सब सरकारों के ऊपर लागू होती है। पूरी व्यवस्था का प्रश्न है। तेरैया जी इस बात को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये व्यवस्था का प्रश्न है, कर ढांचे का सवाल है। हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरीके से अंग्रेजों ने जो सेट कर दी थी उसी तरीके से चल रही है। अब मोदी जी तो बहुत लोकप्रिय रहता है, भाजपा बहुत ताकतवर पार्टी है, तो फिर क्यों नहीं बदल देते उस चीज को? अंग्रेजों की विरासत को हम लोग अभी तक क्यों ढो रहे हैं? जी तनेजा जी से जवाब लेंगे, एक छोटा सा जवाब अभय जी से ले लो, फिर तनेजा जी आपके पास ही आता हूं। तनेजा जी देखिए नीरज जी, मुट्ठी भर अमीरों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी। सर फिर आप वही पैसा 30 लोग 1,30,000 करोड़ रुपए लेकर भागे विदेशों में। ये पार्लियामेंट में जवाब दिया है मोदी सरकार ने, जो मोदी सरकार के इर्द गिर्द लोग थे जिनको खुद अपने घर पर बुलाकर ये नवाजते थे। अभी 5 लाख टन मक्का का इंपोर्ट किया है, अभी सोइंग हो रही है और मक्का की फसल अंडर प्राइस बिक रही सारी मंडियों में देश की। दाल में तो खुद सीएसईपी ने यह आरोप लगाया है कि सरकार खरीदकर उस समय बाजार में डाल देती जब किसान की फसल आती। तो मुझको लगता है कि हैंडफुल ऑफ पीपल के लिए मोदी सरकार काम कर रही है, उनके हितों को साध रही है। इसलिए तनेजा जी ने बोला था कि पेट्रोल की प्राइसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता देश की जनता को। अरे पूरा मध्यम वर्ग छोटे मोटरसाइकिल भी निकालता है तो पेट्रोल भराने के लिए पैसे लगते हैं उसको। तनेजा साहब क्या बात कर रहे हैं आप? तो आप ये जितना काम गिना रहे हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है जनता में। अभी बिहार के चुनाव आएंगे, वैसे ही कीमतें कम होगी। आज आप लिख कर रख लीजिए इस बात को। तनेजा जी देखिए मैं गंभीर विषय पे जाऊंगा। जो जब तक पेट्रोलियम जो टैक्सेस का स्ट्रक्चर है, एक्साइज, कस्टम, राज्य सरकारों के टैक्स, जब तक इसके अंदर जो है परिवर्तन नहीं होगा, और ये परिवर्तन तभी संभव हो पाएगा जब बड़े बड़े जितने राजनीतिक दल हैं वो एक साथ होंगे, तभी और बिना इसके जो आप, और दूसरा इसको जीएसटी में लाया जाए, इसके अलावा कोई और आपके पास तरीका नहीं है। दूसरी बात, अब साथ में चूंकि रिन्यूएबल एनर्जी का भारत में विस्तार हो रहा है, आने वाले 20 साल में रिन्यूएबल एनर्जी से कहीं दबदबा ज्यादा रहने वाला है, तो हमको इस हिसाब से एक मौका मिल रहा है आने वाले 3-4 साल में कि हम ये टैक्सेस के ढांचे को बदलें। और जहां तक आम आदमी की जो मैं बात बताऊं नीरज जी, बड़ी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं, बड़ी अच्छी बात है कि आम आदमी ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा को अपना रहा है, बिजली को अब अपना रहा है, बिजली के युग में वो जा रहा है, उसकी निर्भरता इस पर कम हो रही है। तो इस हिसाब से ये सारे परिवर्तन एक साथ चल रहे हैं। लेकिन इतना, और दूसरी ये जो बड़ी बड़ी तेल की कंपनियां, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो इनको स्वायत्तता नहीं देगा, देश की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उससे समझौता करेगा, वो गलत होगा। और जहां तक, लेकिन अभी जो जिस तरह के आज हालात है नीरज जी, आज के हालात के अंदर केंद्र सरकार के पास भी विकल्प नहीं है ज्यादा, राज्य सरकारों के पास भी विकल्प नहीं है ज्यादा, और उपभोक्ता का भी दुर्भाग्य, उपभोक्ता के पास भी ज्यादा विकल्प ये तो दुर्भाग्य है ना। यही तो मैं कह रहा हूं सर कि हम लोगों को तो ये बताया गया कि डिरेगुलेट हो जाएगा, बस जैसे नीचे गिरेगा हमको सस्ता मिलेगा, ऊपर जाएगा तो महंगा हो जाएगा। हम तो दिन भर वही ब्रेंट क्रूड का प्राइस देखते रहते हैं और सुबह देखते तो बढ़ावा मिलता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हैं, ये जल्दी खत्म होंगे, उसके बाद स्थिति में बहुत सुधार आएगा। सर देखिए, कम से कम एक अच्छी बात है, आने वाले समय में तेल महंगा नहीं होने वाला है, कच्चा तेल बहुत महंगा नहीं होगा। 20 साल में क्या होगा, कल क्या होगा, हमको पता नहीं कि नवंबर में कोरोना कहाँ होगा। तो बहुत दूर के सपने मत दिखाइए सर। और दूसरा जो आपने बार बार आप ये कह रहे हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर सुधार, तो सर ये तो करना आप ही लोगों को है। इस सवाल का तो हम कोई जवाब ही नहीं दे सकते। हम तो वोट दे सकते हैं, वोट दिया है, अकेला नहीं कर सकता। चेंज करो ना सर, कंसेंसस बनाओ, कंसेंसस बनाइए, कंसेंसस बनाइए। समय कम है सर, समय इनसे कंसेंसस बनाएं जिस चीज के गोदी में बैठे जाके। अरे समय कम है सर, कैसी बात कर रहे हैं? विषय को ध्यान में रखते हुए इधर चीन पे मत जाइए सर, चीन पे मत जाइए। चीन पे हमने बहुत डिबेट की, अभी आज सिर्फ पेट्रोल डीजल पे। एक बात जो अभी अभय दुबे जी ने कही, मैं उसको संदर्भ लेते हुए हर्षवर्धन से सवाल पूछ रहा हूं। सर आपने कहा कि हम लोग कितना कहां खर्च करें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मेरी जानकारी से जितना मैंने पढ़ा है, हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो सिर्फ 18 या 12% के बीच में फंसता है।
बाकी पैसा तो हम ब्याज चुकाने में, पेंशन देने में, तनख्वाहें देने में खर्च कर देते हैं। तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा ही नहीं है तो कहां से बनेगा? वो दुष्चक्र कौन तोड़ेगा, कहां से तोड़ेगा? उसमें तनेजा जी ने और पीछे से जाइए आप, क्योंकि ये एक दिन में बिल्टअप नहीं होता है। तो इसमें सभी सरकारें दोषी हैं। जो आपका सवाल बहुत वैलिड है, सोचा किसी ने नहीं। हर्षवर्धन, ये जो परिस्थिति अब बन रही है कि कहां से शुरुआत करें, टैक्स करेक्शन जो ठीक करना है, तनेजा जी कह रहे हैं उसमें सब सहमति बने। अब सहमति कौन बनाएगा पता नहीं, सहमति तो आपको बनानी सर। हर्षवर्धन नीरज जी, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी सवाल है और अभय दुबे जी ने जो सवाल उठाया है इसको मैं कई बार इस बहस में भी कहता रहा हूं और आज मुझे लगता है कि आवाज़ के दर्शक बड़े अच्छे से ये मसला तो समझ गए होंगे। तो पहला काम क्या करना है, कोई सहमति नहीं बनानी है, नेताओं को झूठ बोलना बंद करना है, बेईमानी बंद कीजिए, साफ साफ बताइए कि ये हम आपसे लेते हैं, ये आपके ऊपर खर्च करते हैं। दूसरा काम जो बहुत लंबे समय से हुआ है, हमें फर्जी कर्ज माफी, सब्सिडी, इस तरह के लोक लुभावन राजनीति को खत्म करना है। यानी जितना जो आप करते हैं उसमें जब जनता को उसकी मदद के लिए देते हैं वो हिस्सा साफ साफ बताइए। उसके अलावा बहुत क्लियर कट है कि हम मार्केट प्राइस पे जाएंगे, मार्केट प्राइस पे खरीदेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। ये अगर ईमानदारी नेताजी लोग कर ले, ये अगर ईमानदारी सरकारें कर लें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और कंसेंसस क्या बनना है, केंद्र में सरकार है, भाजपा की कई राज्यों में सरकार है, साफ साफ कहें कि हम जीएसटी के पक्ष में हैं। अगर कांग्रेस नहीं करती है तो उसको जनता के सामने बताएं और कांग्रेस से ही काम करे। राहुल गांधी कल अपने मुख्यमंत्रियों को लेकर कहें और सीधे जाके कहें कि ये हम प्रपोजल दे रहे हैं कि आप जीएसटी काउंसिल की आपात बैठक बुलाइए, अभी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इसको ठीक कर देते हैं। इतना ही करना है। अरे ऐसा कैसे करेंगे, राज्यों के पास पैसे नहीं। अबे दुबे जी, ये कंसेंसस बनेगा क्या? तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। हमने देखिए ये पहले ही पूछ रहे हैं हुआ था, ये पहले ये हुआ था कांग्रेस वाले कि हम कंपनसेशन देंगे। ये तो जीएसटी के एक्ट के प्रोविजन में है कि एक स्पेसिफिक टाइम तक अगर आप जीएसटी में लेकर आते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो या लीकर हो, तो हम उसको कंपनसेट करेंगे। केंद्र सरकार का अश्योरेंस है, इसलिए तो हमने कहा था शुरू से कि आप लेकर आइए। और ये जो बार बार बात कह रहे हैं कि कंसेंसस नहीं, साहब मैंने कहा 38 काउंसिल की मीटिंग में केरला के आग्रह पर वोटिंग हुई है और वोटिंग का प्रोविजन है, उसमें 2/3 मेजोरिटी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं राज्यों में। तो ये बिल्कुल बोलना बंद करें। धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो निर्मला सीतारमण जी पर आरोप लगा दिया था कि मैं कह रहा हूं, उनसे आग्रह कर रहा हूं कि आप जीएसटी के दायरे में लेकर आइए। आप उठाकर देख लीजिए, वीडियो फुटेज पड़ा है। तो मुझको लगता है कि केंद्र सरकार को चाहिए तत्काल रोल बैक करे। 10 दिनों में 20 दिनों में पिछले जो बढ़ाया है उससे खरीफ की फसल पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कॉस्ट सीधा महंगाई पर फर्क पड़ेगा। अबे जी, ज्यादा केंद्र सरकार को। अबे जी, इसी समय यह भी अपील कर दीजिए कि राज्य अपने वैट भी वापस करें, रोल बैक करें। तो मैं बिल्कुल दोनों कहिए ना। अब आप एक बात मत कहिए कि केंद्र खाली एक्साइज रोल बैक करिए, रोल बैक भी कराइए। देखिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए नीरज जी, तुलनात्मक रूप से केंद्र। सर ये जो इफ बट आप लोग लगा देते हैं ना हर सेंटेंस के बीच में, दर्शक समझता है सर। कोविड हर चीज में इफ बट, वो करेंगे तो हम करेंगे, तुम नहीं करोगे तो मैं नहीं करूंगा, ये सब मत करिए। सरकार को एक भी कोविड के फंड के नाम पर पैसा नहीं दिया है नीरज जी, ये मैं साफ कर दूं। सर जी यही तो समस्या है। चलिए मेरा शो खत्म हो रहा था जी, मैं समय खत्म हो गया, काफी बातचीत हो चुकी है अपनी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस मामले में बहुत सफाई और साफगोई के साथ कहना चाहिए कि संभव नहीं है टैक्स घटाना, क्योंकि बहुत सरकार को पैसे की ज़रूरत है। लेकिन हम वो भी नहीं बोलते हैं। और ये दर्शकों को भी जानना चाहिए कि जो बहुत सारी सोशल स्कीम्स चल रही हैं जिनका फ़ायदा हमें आपको मिलता है, परोक्ष अपरोक्ष कैसे भी तरीके से, उसका पैसा यहीं से आता है। अब इसमें ये बात अलग है कि टैक्स कंपोनेंट 175% है पेट्रोल डीजल की कीमतों में, तो ये हमको आपको झेलना पड़ेगा क्योंकि हमने ये व्यवस्था को मंजूरी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद करता है दर्शकों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CNBC आवाज़।